हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ शगुन एंड आज हम कोशिका की संरचना एवं उसके कार्य के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हमने कोशिका के बारे में पढ़ा था और आज हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में और फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आपने कोशिका का वाला वीडियो लेक्चर नहीं देखा तो आप पहले उसे देखिए और उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप पहले उसे देखिए, उसके बाद ये देखिए ताकि आपको ये लेक्चर अच्छे समझ में आएगा, क्योंकि इसका बेसिक पार्ट वही है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। तो कोशिका जो होती है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है प्रोकैरियोटिक सेल, एक होती है यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल कौन कौन सी होती हैं? प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल्स हमारे बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंगी। ठीक है, और यूकैरियोटिक जो होती है वो सभी पौधों में और सभी जंतुओं में होती है। ठीक है, तो एक एक करके हम दोनों सेल्स को अच्छे से समझेंगे। तो ये हमारी प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक का क्या मतलब होता है? प्रो प्रो मीन्स होता है एशियंट, पुराना, और कैरियन, और कैरियन मीन्स क्या होता है? न्यूक्लियस। ठीक है, तो पुराना न्यूक्लियस। अब हम पुराना न्यूक्लियस इससे हम क्या समझ रहे हैं? इसका मतलब ये है कि इसका जो केंद्रक होता है वो पूरी तरीके से डेवलप नहीं होता है। और ये जो सेल है ये भी हम इसे प्राचीन सेल ही कहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा डेवलप चीज़ें नहीं है। जैसा कि हम अभी आगे चल के यूकैरियोटिक में देखेंगे, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया होता है और गोल्गी बॉडीज़ होती हैं, लाइसोसोम्स होते हैं और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। उसमें बहुत सारी डेवलप चीज़ें हैं, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये प्राचीन सेल है। ठीक है, और इसका जो केंद्रक होता है इसमें केंद्रक भी नहीं होता है। केंद्रक का क्या मतलब है कि अगर ये एक सर्कल है और इसके अंदर चीज़ें हैं, तो हम ये जो बाहर का सर्कल है ये जो है इसको हम बोलते हैं कि केंद्रक है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसका जो डीएनए होता है ये ऐसे ही फैला हुआ पड़ा रहता है सेल में। ठीक है, इसमें कोई केंद्रक नहीं होता है, या हम कह सकते हैं कि इसमें डेवलप केंद्रक नहीं होता है। ठीक है, तो ठीक है, एक तो और यूकैरियोटिक में जो होता है वो केंद्रक होता है। ठीक है, ठीक है। अगर हम बात करें तो इसमें एक ये हो गया हमारा डीएनए। इसके अलावा भी एक सर्कल में एक डीएनए होता है जिसको हम प्लाज्मिड कहते हैं। तो ये जो प्लाज्मिड होता है ये सारे सेल्स में, सारे प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं होता, किसी किसी में ही होता है। ठीक है, और इसमें एक और चीज़ है जो किसी किसी सेल्स में ही होती है, वो ये है फ्लैजिला। ये सारे प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होती है, किसी किसी में ही होती है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इसके अगर हम लेयर की बात करें तो इसमें 3 लेयर होती हैं। एक ये जो आउटर लेयर आप देख रहे हैं। ठीक है, ये आउटर लेयर को हम ग्लाइकोकैलिक्स बोलते हैं। हम ग्लाइकोकैलिक्स इसको तब बोलते हैं जब ये पॉलीसेकेराइड की बनी हुई होती है। ठीक है, और इसको हम कैप्सूल भी बोलते हैं। कैप्सूल हम तब बोलते हैं जब ये पॉलीसेकेराइड प्लस पॉलीपेप्टाइड की बनी हुई होती है। ठीक है, तो जब ये बाहर की जो लेयर है अगर ये पॉलीसेकेराइड की बनी होगी तो हम इसको ग्लाइकोकैलिक्स कहेंगे। ठीक है, और अगर यही लेयर अगर पॉलीसेकेराइड और पॉलीपेप्टाइड दोनों की बनी हुई होगी तो तब हम इसको कैप्सूल कहेंगे। ठीक है, अब इसकी जो मिडिल लेयर है, यहाँ पे जो ये बीच वाली लेयर है, ये वाली जो लेयर है इसको हम कह रहे हैं कोशिका भित्ति, सेल वॉल। ठीक है, और ये किसकी बनी हुई होती है? ये पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी हुई होती है। ठीक है, और इसकी सबसे इनर मेम्ब्रेन है जो ये वाली, ये इनर मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं हम इसको। ठीक है, और जीवद्रव झिल्ली जिसे हम कहते हैं, ये किसकी बनी हुई होती है? ये प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बनी हुई होती है। ठीक है, और यहाँ पर हम देख रहे हैं ये छोटे छोटे ये राइबोसोम्स हैं। ठीक है, राइबोसोम्स इसमें जो होते हैं 70s प्रकार के राइबोसोम्स होते हैं और यूकैरियोटिक में 80s प्रकार के राइबोसोम्स होते हैं। तो और जो राइबोसोम्स होते हैं इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है प्रोटीन बनाने का काम होता है। ठीक है, और अगर हम इसमें देखें ये बाहर की ओर जो ये आपको कांटे जैसी संरचना दिख रही है, ये क्या होता है? ये होता है फिम्बरी।
इसका काम होता है एक सतह से दूसरी सतह में चिपकने में ये इसकी हेल्प करता है, ठीक है। तो इसका ये काम होता है। और इसमें एक अगर सेल में बहुत सारे काम हो रहे हैं तो उसको काम करने के लिए एनर्जी भी चाहिए ना। जैसे कि हम लोगों को अगर हमारी बॉडी है, अगर हम पूरे दिन काम करते हैं तो हमें कुछ खाना पड़ता है ना एनर्जी के लिए, तभी तो हम काम कर पा रहे हैं। हम सांस ले रहे हैं तभी तो एनर्जी आ रही है हमारे अंदर। मतलब बहुत सारे प्रोसेस हो रहे हैं। इसी टाइप से सेल को भी एनर्जी चाहिए होती है। तो वो एनर्जी कहाँ से मिलती है? यहाँ पे आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये एक संरचना है, कुछ ऐसी सी संरचना है, ठीक है। तो इसका क्या काम होता है? ये है, इसको हम पहले बोलते हैं मीजोसोम, ठीक है। तो क्या बोलते हैं? मीजोसोम्स। इसका काम होता है श्वसन करने का। जब ये श्वसन करती है तो जो सेल है उसको एनर्जी मिलती है, ठीक है, ऊर्जा मिलती है जब ये श्वसन करती है मीजोसोम। तो जो मीजोसोम का काम यहाँ पर है वही काम यूकैरियोटिक का यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया का है, ठीक है। तो इस सेल में बस इतनी ही चीज़ें हैं। तो ये हमारी यूकैरियोटिक सेल है। तो यूकैरियोटिक में हम एनिमल और प्लांट दोनों सेल को पढ़ेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप इसको हम देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या होता है एनिमल सेल में, ठीक है। तो ये इसकी जो बाहर की लेयर होती है इसको हम क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। इसके बाद इसके बीचों बीच एक केंद्रक होता है। जिस केंद्रक किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है? इसमें केंद्रक के आप साइड साइड में जो आप यहाँ पे छिद्र देख रहे होंगे, ये पोर्स हैं, इसको हम बोलते हैं केंद्रक छिद्र, न्यूक्लियर पोर। इससे क्या होता है कि जितना भी यहाँ का पदार्थ होता है वो अंदर जा सकता है, बाहर का अंदर आ सकता है इन पोर्स की मदद से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक कंडेंस फॉर्म में आप एक न्यूक्लियोलस देख रहे हैं, केंद्रिका है जिसमें आरएनए, प्रोटीन और राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक ये जो क्रोमेटिन पदार्थ आप देख रहे होंगे वो डीएनए और प्रोटीन से बना हुआ है जो यहाँ पर है, ठीक है। और बाहर के इसको हम क्या बोल रहे हैं? न्यूक्लियर एनवलप बोल रहे हैं। तो इन सब से मिलकर हमारा केंद्रक बना हुआ है, ठीक है। तो आगे देखते हैं। केंद्रक से लगी हुई कुछ संरचना दिख रही होगी, ये वाली, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, यानी कि अंतःप्रद्रव्य जालिका बोलते हैं। तो ये भी दो प्रकार की होती हैं। एक तो जिनमें राइबोसोम्स लगे हुए हैं, रेड रेड कलर के जो आपको राइबोसोम्स दिख रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, खुरदुरी अंतःप्रद्रव्य जालिका। और जिस पर राइबोसोम्स नहीं लगे हुए उसको हम बोल रहे हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका, ठीक है। ये रहे राइबोसोम्स। मतलब एक राइबोसोम्स तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे लगे हुए थे और कुछ राइबोसोम्स ऐसे ही बाहर सेल के अंदर होते हैं, ठीक है। तो ये है राइबोसोम्स। ये 80S प्रकार के राइबोसोम्स हैं। हमने प्रोकैरियोटिक में पढ़ा था, उसमें 70S प्रकार के राइबोसोम्स थे, ठीक है। तो राइबोसोम्स क्या करते हैं? राइबोसोम्स का काम होता है प्रोटीन बनाना, ठीक है। तो ये प्रोटीन बनाते हैं। अब आगे देखते हैं। यहाँ पर ये है गोल्गी बॉडीज, जो यहाँ पे संरचना दिख रही है, गोल्गी बॉडीज हैं। गोल्गी बॉडीज क्या करता है? गोल्गी बॉडी का काम होता है कि जो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जो राइबोसोम्स लगे हुए हैं और जो ये बाहर है हैं राइबोसोम्स, तो ये इसकी पैकेजिंग करता है और प्रोसेसिंग करता है। मतलब जो इसके ऊपर राइबोसोम्स लगे हैं वो सेल के बाहर जाते हैं और जो बाहर सेल में पड़े हुए हैं वो सेल के अंदर ही रहते हैं। तो ये गोल्गी बॉडीज क्या करता है? ये डिसाइड करता है कि कौन से प्रोटीन्स, कौन से राइबोसोम सेल के बाहर जाएंगे और कौन से अंदर रहेंगे, और ये इसको ट्रांसपोर्ट करने का काम भी कर रहा है, ठीक है। और डिसाइड भी कर रहा है कि कौन से अंदर रहेंगे, कौन से बाहर रहेंगे, ठीक है। तो ये गोल्गी बॉडीज का काम होता है इस, ठीक है। उसके बाद जो गोल्गी बॉडीज है, आप इसका स्ट्रक्चर देख रहे होंगे, कुछ यूं इसकी संरचना है। तो इसकी ये जो हम साइड साइड में देख रहे हैं, ये जो गोल गोल पार्ट से ये बाहर निकल के आ जाते हैं थोड़े टाइम बाद, तो इसको हम बोलते हैं लाइसोसोम्स, ठीक है। तो लाइसोसोम क्या करता है? लाइसोसोम के अंदर क्या होता है? डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं।
तो ये एंजाइम अब कहाँ से आते हैं इसके अंदर? ये एंजाइम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनते हैं, और यहाँ ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ पर ये एंजाइम्स बन रहे हैं, और यहीं पर छोटी छोटी थैलियाँ होती हैं, यानी कि ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स होती हैं, थैलियाँ होती हैं जो कि इन एंजाइम्स को ट्रांसफ़र करती हैं। इन थैलियों का क्या काम होता है कि एक ऑर्गेनेली से दूसरी ऑर्गेनेली में चीज़ों को ट्रांसफ़र करना। तो इन थैलियों के थ्रू ये लाइसोसोम्स में आते हैं, और ऐसे ये चीज़ों को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं, तोड़ने का काम करते हैं। लाइजो मीन्स होता है लाइजो मीन्स लाइसिस मीन्स तोड़ना, डाइजेस्ट करना, और लाइजोसोम मीन्स होता है बॉडी। ठीक है, तो मतलब कि किसी भी चीज़ को डाइजेस्ट करता है ये, तो इसका ये काम हो गया। आगे देखेंगे हम यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, हम इसको सेल का पावर हाउस भी कहते हैं, क्योंकि इसमें श्वसन होता है। हमने प्रोकैरियोटिक में देखा था कि श्वसन किसके थ्रू हो रहा था, वहाँ पे श्वसन हो रहा था मीजोसोम्स के थ्रू। देखिए हम वापस से जाते हैं, ये रहा, ये मीजोसोम से हो रहा था श्वसन यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर यही काम यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का यही काम होता है, श्वसन करना, क्योंकि जब इतनी सारी काम सेल के अंदर हो रहे हैं, तो इसको एनर्जी कहाँ से मिलेगी? एनर्जी के लिए भी तो कोई सोर्स होना चाहिए ना। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया का यही काम होता है कि ये श्वसन करता है, जिससे एटीपी के रूप में एनर्जी सेल को मिलती है, और जिससे ये सारा काम होता है। ठीक है, ओके। अब अगर हम ये हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है, इसको हम देखें, तो इसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, तो उसको हम, इसके अंदर लिक्विड भी है, लिक्विड को मिला के हम सारी चीज़ों को हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है, मतलब अगर हम देखें यहाँ पे केंद्रक को छोड़ दें, केंद्रक को भी मिला के हम सारी चीज़ों को देखें, तो हम उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। जितना भी चीज़ें इसके अंदर प्रेजेंट है उसको हम साइटोप्लाज्म बोल रहे हैं, यानी कि जीव द्रव्य बोल रहे हैं। और जो लिक्विड भरा हुआ है, अगर हम केंद्रक को छोड़ दें, केंद्रक को छोड़ के और जितना लिक्विड भरा हुआ है, तो उसको हम कहते हैं साइटोसोल, यानी कि कोशिका द्रव्य कहते हैं। ठीक है, तो ये बात समझ में आई कि जो सेल के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, ये जैसे सेल मेम्ब्रेन है, इसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं उसको हम साइटोप्लाज्म बोल रहे हैं, जीव द्रव्य बोल रहे हैं। और जो केंद्रक को अगर हम छोड़ दें, तो सारी चीज़ों को हम कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोसोल बोल रहे हैं। ठीक है, ओके। और इसमें क्या होता है, इसमें साइड साइड में माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। ठीक है, छोटा ट्यूब कह सकते हैं, माइक्रो मीन्स छोटा ट्यूब होता है, जो कि यहाँ पर होते हैं साइड साइड में। ये क्या करते हैं, ये सेल को मजबूती देते हैं, मजबूती, बिल्कुल उसको टाइट रखते हैं, मजबूती प्रदान करते हैं। ठीक है, और ऐसे ही यहाँ पर माइक्रोफ्लामेंट्स भी होते हैं, फ्लामेंट्स होते हैं। उनका क्या काम होता है, वो सेल के स्ट्रक्चर को मेंटेन रखते हैं, एकदम मेंटेन करने का काम होता है माइक्रोफ्लामेंट का। ठीक है, और सेल में एक चीज़ और होती है, सेंट्रियोल होते हैं। सेंट्रियोल कुछ ऐसे होते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं, ऐसी संरचना होती है, ऐसे बने हुए होते हैं। ठीक है, एक छोटे से होते हैं सेल के अंदर ही। तो इनका काम क्या होता है, जब एक सेल दो सेल में डिवाइड होती है, तो वही सेल डिवीज़न का काम होता है इनका, सेंट्रियोल का। हम इसको आगे पढ़ेंगे जब हम माइटोसिस मियोसिस पढ़ेंगे। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं। तो ये हमारी प्लांट सेल है। प्लांट सेल में सेम वही चीज़ें हैं, इसमें भी राइबोसोम्स हैं, इसमें मतलब थोड़ी बहुत चीज़ें डिफरेंट हैं, बट सेम वही चीज़ें हैं, थोड़ी बहुत डिफरेंट है दोनों सेल्स में। ठीक है, स्मूथ ईआर हो गया, रफ ईआर हो गया, वैक्यूल हो गया। वैक्यूल बस इसमें रिक्तिका बस इसमें पाई जाती है, प्लांट में, एनिमल में नहीं पाई जाती है। ठीक है, और इसमें एक चीज़ और है, इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ये आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ग्रीन कलर से। तो क्लोरोप्लास्ट यानी कि हरित लवक। तो इसका काम क्या होता है, ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बनाते हैं, क्योंकि ये जो
क्योंकि ये चीज़ जो है वो जंतु कोशिका में नहीं होती, इसलिए ये परपोष क्योंकि जंतु कोशिका में नहीं होती तो वो परपोषी होते हैं, क्योंकि वो अपना भोजन खुद नहीं बना सकते, ये अपना भोजन खुद बना सकते हैं, इसलिए हम इनको स्वपोषी कहते हैं। ठीक है। गोल्गी बॉडीज हो गई यहाँ पर, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, सेल वॉल हो गई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, साइटोप्लाज्म हो गया, न्यूक्लियस हो गया, ये हमारा पूरा, और सारी चीज़ें इसमें वही है, 2-3 चीज़ें इसमें डिफरेंट है। ठीक है। तो थैंक यू मुझे सुनने के लिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक ज़रूर करिए। ओके।